ड्रामा के स्टार्ट में हम मैनर को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बता रही थी कि मेरी ग्रैंड माँ इस एरा की नहीं है। मीन्स वो मॉडर्न एरा से इस एंशियंट एरा में आ गई हैं। वो एक ऐसी लेडी हैं जो जेंडर इक्वलिटी पर बहुत ध्यान देती हैं। और मेरे ग्रैंडफादर जो मिलिट्री में मेरिट के उपाधि पर है, वो मेरी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी ग्रैंड माँ से प्रॉमिस किया था कि अगर वो उनसे शादी कर लेती हैं, उनके अलावा वो कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ग्रैंड माँ होती हैं अपनी यंग एज में अपने हस्बैंड से कहती हैं कि देखो ये लाइफ एंड डेथ का स्ट्रगल है, याद रखो कि ये इम्पीरियल डे केयर की तरह होगा। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम दूसरी वाइफ नहीं ला सकते हो। ग्रैंडफादर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी भी बिट्राई नहीं करूंगा। ग्रैंड मदर कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये वर्ल्ड छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और आज उस बात को पूरे 40 साल बीत चुके होते हैं। ग्रैंड मदर की आज एनिवर्सरी होती है। मीन्स जैसे वो पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया करते थे, सेम आज वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके प्यार में कभी कोई बदलाव नहीं आया। ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर का प्यार देखकर मैनर सोचती है कि शायद उसकी लाइफ में भी ऐसा ही प्यार आए, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही डिवोटेड थे। ग्रैंडमदर कहती हैं कि मुझे पता है प्रिंस मैनर को बहुत प्यार करते हैं, दोनों बचपन के साथी हो, लेकिन यहाँ पर एक बात मत भूलो कि मैं खुश तो बहुत हूँ लेकिन तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, मतलब कंकुबाई नहीं ला सकते हो। ये इस घर का रूल है कि सिर्फ एक ही वाइफ रहेगी। क्या तुम इससे खुश हो? तब प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं कि हाँ, मैंने सुना है ड्यूक के बारे में कि उन्होंने सिर्फ आपसे प्यार किया, कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा भी नहीं। बल्कि वो तो इतनी जगह पर गए, इतनी बड़ी पोस्ट पर थे, तो मैं भी सिर्फ मैनर से प्यार करना चाहता हूँ, उसके अलावा अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहता हूँ। मीन्स ये समझ लीजिए कि जैसे ड्यूक वैसे मैं। मैनर की माँ बोलती हैं कि फादर ने तो एक बढ़िया मिसाल कायम की है कभी ना कंकुबाइन लाकर। मैं तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। उसके फादर भी बोलते हैं कि हाँ, सही कहा। मैंने तो बस स्टोरी बुक में सुना था कि बड़े लोग सिर्फ एक वाइफ के साथ रह सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सच में कमाल हो गए हैं। तभी एक नौकर भागता हुआ आता है और बोलता है, कहाँ गए हैं? कहते हैं अच्छा चलो जल्दी से उनको बुला कर लाओ। कहते हैं लेकिन क्या हुआ? अब यहाँ पर नौकर भी थोड़ा घबरा रहा होता है। कहता है कि वो अपने साथ एक यंग लेडी को लेकर आए हैं। यंग लेडी की बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि ये कौन सी यंग लेडी आ गई। ग्रैंडफादर अंदर आ जाते हैं उस यंग लेडी को लेकर। मैनर के फादर पूछते हैं कि ये कौन है? तब वो बताते हैं कि ये रुआन है, इसके मदर और फादर की डेथ हो गई थी तो मैं इसे ले आया हूँ। ग्रैंड मदर कहती है अगर तुम इसके फादर बनना ही चाहते हो, फोस्टर फादर बन सकते हो, लेकिन इसको यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? कहते हैं कि मैं इसका फादर बनने के लिए इसको यहाँ पर नहीं लाया हूँ, बल्कि इसको कंकुबाइन बनाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ग्रैंड मदर कहती सीरियस हो ना? कहता हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। रुआन ने मेरी जान बचाई थी। वो नीचे बैठ जाती है, कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर रख लीजिए मैडम। ग्रैंड मदर कहती है कि ये एहसान चुकाने के लाखों तरीके हैं, एक तरीका नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इसको अपने कंकुबाइन बनाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं 40 साल में तुमसे शादी में बंधा रहा, मैं अब क्या दूसरी शादी भी नहीं कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारी सारी प्रॉमिस फुलफिल की, अब मैं अपनी प्रॉमिस फुलफिल करना चाहता हूँ। वो उस लड़के का हाथ पकड़ लेते हैं। मैनर और ये सब देखकर हैरान रहते हैं कि ग्रैंडफादर सच में कितना बदल गए। जब वो याद करती है जब वो छोटी थी तो ग्रैंड मदर ने ना ग्रैंडफादर के लिए एक हैंकी पर एम्ब्रॉयडरी की थी, जिसे देखकर ग्रैंडफादर बस खुश हुआ करते थे। तब मैनर पूछती है ग्रैंड मदर से कि ग्रैंड मदर सच में आप कितनी लकी हैं कि आपको ग्रैंडफादर मिले। ग्रैंड मदर कहती हाँ, सही कहा, मैं लकी तो हूँ कि उन्होंने सिर्फ मुझे चुना। बहुत सारे लोग ऑनर्स के लिए या दूसरे युद्ध में जाते हैं तो वहां पर शादी करनी ही पड़ती है, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर ने सिर्फ मुझे चुना। इसी वजह से मैं खुद बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ। उस नसीबी से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा सालों साल में एक बार होता है। पुराने जमाने में सभी लोग चार चार वाइफ रखते ही थे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही वाइफ के साथ रहे। मैंने उन चीजों को याद करती है तो उसको धक्का लगता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि 40 साल हो गए तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई हो। ग्रैंड मदर कहती है कि तुमने मेरा मजाक बना दिया है क्या? कहते हैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो तुमने यहाँ पर एक रोल बना रखा है ना एक वाइफ का, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैनर कहती है कि ग्रैंड माँ तो टाइम ट्रेवलर है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसका बड़ा भाई आ जाता है। मैनर के फादर कहते हैं कि देखो क्या हुआ है, फादर कंकुबाइन ले आए हैं। मैनर कहती अंकल जरूर अपने फादर को कुछ ना कुछ कहेंगे, इन आदर्शों को बहुत अच्छे से मानते हैं। अभी देखना जो है वो ग्रैंडफादर को डांट पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडफादर चिल्ला रहे होते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत
कि आज कंकुबाइन लाने से मुझे मना करे, ये कंकुबाइन आकर ही रहेगी मतलब आकर रहेगी। तो यहाँ पर उसका बड़ा बेटा भी अब पूरी तरीके से ग्रैंड मदर को ना कह देता है कि फादर को कंकुबाइन लाने दीजिए, कि भी अपनी मर्जी है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, अब आप अपनी जिंदगी जी लीजिए, फादर को अपनी जिंदगी जीने दीजिए ना मदर प्लीज। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था ग्रैंड मदर की कि मैंने तुम जैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। मैनर कहती है कि आपको हेल्प करने के बजाय ग्रैंडफादर की हेल्प कर रहे हैं। आंट आप तो कुछ बोलिए। तब यहाँ पर आंट बोलती है मदर इन लॉ ये कौन सी बड़ी बिग डील है, सब लोग तो कंकुबाइन लाते हैं, लोग तो 8-8 कंकुबाइन रखते हैं, आप ग्रैंडफादर तो बस एक कंकुबाइन ला रहे हैं। ग्रैंड मदर सबको बारी बारी करके देख रही होती, कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। कहती है मजाक बन गया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों की नज़रों में गलत हूँ ना। मैंने तुरंत ही ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लेती है कि मेरी नज़र में आप गलत नहीं है, मेरी नज़र में आप एकदम सही है, मल्टीपल वाइफ्स रखना ये एकदम सही नहीं है और इस तरह ड्यूक मैंसन में ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी वजह से ये ग्लोरी, आपकी वजह से सब कुछ यहाँ पर आया है, आज ये सब लोग आपको भूल गए, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। उसकी माँ कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैनर कहती है बकवास नहीं कर रही हूँ मदर, मैं सच कह रही हूँ। पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि रुआन तो घर पर आकर ही रहेगी, जिसको अगेंस्ट रहना है रहे और जिसको मेरे साथ रहना है रहे। ग्रैंड मदर कहती है ठीक है, तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, इतना जान। वो वहां से चली जाती है। मैनर कहती है ग्रैंड मदर प्लीज रुक जाओ, आज से पहले मैंने अपनी ग्रैंड मदर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। ग्रैंडफादर कहते हैं जाओ जाओ जाओ, मैं इसे लाकर ही रहूंगा और शादी भी करूंगा। अभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर की शादी कॉन्कुबाइन से हो चुकी होती है। तब वो अपनी दासी से पूछते हैं कि ये बताओ कि लेडी क्या कर रही है। कहती है कि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली हैं। तब ग्रैंडफादर कहते हैं निकले या ना निकले, एक दिन जरूर उसे मेरे केयर भी होगी। तब तक पीछे से रुआन आ जाती है, कहती है कि चलो ना, इतना टाइम हो गया, हम दोनों की शादी भी हो गई, अपना वक्त बिताते हैं। फिर मैंने रास्ते से जा रही होती है तो वो जब रूम की आवाज सुनती है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि ग्रैंड मदर को डिच करके आज फादर बहुत आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर मैनर की दासी कहती है कि ग्रैंडफादर तो सच में इस एज में जो है इतनी यंग एज की लड़की ले आए, उन्हें शर्म भी नहीं आती। कहती नहीं, ये सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए, ग्रैंडफादर को जो करना है करो, मैं लेकिन ग्रैंड मदर का ही साथ दूंगी। हम देखते हैं कि इधर जो है ग्रैंडफादर और रोआन अपना वक्त बिता रहे होते हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं बस बहुत हुआ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन रुआन आराम करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द एक बच्चा पैदा करे ताकि वो यहाँ पर आराम से अपनी जगह बना सके। कि सुबह होते ही ग्रैंड मदर ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं और बाहर रुआन आकर खड़ी होती है कि मुझे आपसे लेडी मिलना है मिलना है। ग्रैंड मदर कहती है जाकर उससे कह दो कि मैं फ्री नहीं हूँ। कहती है जाओ, यहाँ पर मेरी मिस फ्री नहीं है। अभी वो बाहर निकलती है और गुस्से में आ रही होती है। मैनर उसके बगल से निकलती है तो पीछे से रुआन कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है अपनी से बड़ों की। कहती है कि आप तो मुझे मत ही बताओ कि मुझे आपकी रिस्पेक्ट करनी है नहीं करनी, तुम एक कंकुबाइन हो तो इस रुतबे से ही यहाँ पर रहो। ग्रैंडफादर आ जाते हैं, कहते हैं तुम्हें तमीज नहीं है मैनर कि कैसे अपनी ग्रैंड मदर से बात की जाती है। कहती है ये मेरी ग्रैंड मदर नहीं है। रुआन कहती है कि रहने दीजिए ना, इस तरह आप प्लीज मैनर को कुछ मत कहिए, मैं तो अभी आई हूँ। कहते हैं कि अभी नहीं आई, तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है। मैनर कहती है ग्रैंडफादर आपने भले ही इस लेडी को यहाँ पर रख दिया हो, लेकिन इसके सामने तो मैं कभी भी माफी ना मांगू और ना ही इसके सामने नील डाउन हो, इसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। हाँ, इस घर में ये बंटवारा करने जरूर आई है तो आप ही इसे अपने पास रखिए क्योंकि रियून करने में तो ये महारत हासिल करके रखी, इसकी शक्ल देखकर ही लग रही है। यहाँ पर उस ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आ जाता है, मारने चलते हैं। तब तक पीछे से ग्रैंड मदर आ जाती है कि रुक जाओ, मेरी ग्रैंड डॉटर पर हाथ नहीं उठा सकते हो। ग्रैंड मदर कहती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारी हिम्मत भी नहीं हो सकती। कहते हैं अच्छा आ गई अपनी शक्ल दिखाने, कल से कहाँ पर थी। कहती है कि ग्रैंडफादर इतना मत होश उड़ाइए कि एक दिन आपको बहुत पछतावा हो। याद रखिए कि आपके पास जब कुछ भी नहीं था तब ग्रैंड मदर ने आपसे शादी की थी, अपनी डाउरी आपको दिया, आपको सब कुछ दिया जो इस फैमिली को ऊंचा उठाने में फैमिली को बहुत आगे ले गया। आज आप एक कंकुबाइन के चक्कर में ग्रैंड मदर को डांट रहे हैं, भला आप एक ड्यूक कहलाने लायक हैं भी या नहीं है।
आपने कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया ग्रैंड मदर में जब वो अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, लेकिन आज आप ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं बैटलफील्ड में युद्ध लड़ने जाता था, हाथ में तलवार लेता हूँ, उससे बड़ा क्या काम हो सकता है। तुम्हारी ग्रैंड मदर बस घर को संभालती थी ना, जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं, लेकिन जेंडर इक्वालिटी है कहाँ, कुछ भी नहीं है। कहती है ठीक है, तुम्हें जो लगता है वो लगे, लेकिन मैं तुम्हारी सोच में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि नॉनसेंस बातें मुझे करनी ही नहीं आती। ग्रैंडफादर बस एक ही बात का रट लगाए हुए थे कि 40 साल मैंने तुम्हें दिया, आज जब मैं अपनी कंकुमाइन लाने की बात कहती तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। रोहन कहती है ड्यूक आप ऐसा मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहते हैं कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मेरी वाइफ को बुली कर सके। उसी हैंकी से जिस हैंकी को ग्रैंड मदर ने दिया था वो उसके आंसू पोंछने लगे, उसे जमीन पर फेंक देते हैं कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे याद आता है कि कैसे ग्रैंड मदर को याद आता है कि कैसे कितने प्यार से उन्होंने वो हैंकी दी थी, लेकिन आज एक कल की आई हुई लड़की की वजह से उन्होंने उनसे पूरा रिश्ता ही खराब कर दिया है। कहती है कि ठीक है, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, याद रखो कि अब से तुम मेरे लिए एक गेस्ट हो। रुआन तो बहुत खुश हो रही होती है यहाँ पर, लेकिन ग्रैंडफादर का दिल थोड़ा सा तो टूट ही जाता है। कहती है आप चिंता मत करिए, इतनी उम्र में भला वो कहाँ पर जाएंगी। कहते हैं कि जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, मैं इस घर का बड़ा हूँ, लेकिन देखो आज इसने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया, जाओ और इसका पूरा का पूरा मैनर तोड़ दो। जाते हैं ग्रैंडफादर कहते हैं कि सब कुछ तोड़ दो यहाँ पर। ग्रैंड मदर चुपचाप बैठी होती है और टूटते हुए हर सामान देख रही होती है। मैनर कहती है मत करो ऐसा, मत करो, लेकिन एक एक सामान वहां पर तोड़ दी जाती है। रूहान तो हंस रही होती है, मैनर ही रोक रही होती है। तो मदर कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडफादर प्लीज मत बोलो ना, ये नोबल फैमिलीज की सारी चीजें हैं, अगर आप इन्हें तोड़ देंगे कि दोबारा नहीं मिलेंगी, आखिर ये अपनी ही चीजों को ही तोड़ रहे हो ना आप। तब यहाँ पर ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये कभी मुझे छोड़कर जाएगी ही नहीं, आखिर ये मेरा बिना रह ही नहीं सकती। खुद तेज हंस रहे होते तो ग्रैंड मदर भी हंसने लगती हैं। कहती हैं हाँ तुम्हें ये गलत फहमी है, जिस दिन मैं चली जाऊंगी ना उस दिन तुम याद रखोगे तुम इस घर को कैसे संभालोगी, क्योंकि मेरे बिना ये घर संभालने से रहा। लेकिन हाँ चलो थोड़ी अकल सिखाई देती हूँ, अब मैं इस घर में कुछ भी नहीं करूंगी, अब सारी जिम्मेदारी जो है तुम्हारी न्यू वाइफ संभालेगी। कहते हैं क्या मतलब, क्या बकवास कर रही हो। कहते हैं कि मेरी वाइफ नहीं संभालेगी, वो अभी यहाँ पर ऐशो आराम से रहेगी। कहती है नहीं ऐशो आराम नहीं, अब वो इस घर की जिम्मेदारी संभाले। वहां पर ग्रैंड मदर की दासी आती है और जो चाबियां होती है घर की और साथ में वो जेड है वो दे देती है। कहती है कि ये मेरे लिए अब किसी काम का नहीं है, उसे फेंक देती है। मैनर कहती है कि प्लीज ग्रैंडमदर ऐसा मत करो। तब ग्रैंडफादर कहते हैं रिग्रेट करोगी, याद रखो रिग्रेट करोगी। वो उठा लेते हैं और उसे दे देते हैं। कहते हैं आज से तुम इस घर की जिम्मेदारी संभालो, देखना तुमसे अच्छा ये इस घर की जिम्मेदारी संभालेगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। ग्रैंडमदर अपना मुंह पीछे कर लेती हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं बिना मेरे फेवर के तुम यहाँ पर एक दिन नहीं गुजार सकती हो। वहां से वो चले जाते हैं। मैनर कहती है ग्रैंडमदर प्लीज इतना गुस्सा मत करो ना, ये हैंकी जो आपने ग्रैंडफादर को बना कर दी थी वो उसे देख रही होती है। कहती है कि हाँ पहले दिया था लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है, ये हैंकी बस अब मेरे लिए मजाक बनकर रह गई है। वो उसे जला देती हैं। कहती है ग्रैंड मदर प्लीज सैड मत हो ना, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, देखना वो इतने दिनों तक यहाँ पर नहीं रुकेगी। कहती है रुकने की तो कोई बात ही नहीं है, अब तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए मेरे दिल में जगह ही नहीं बची है, चलो मेरे साथ। वो उसको लेकर जाती हैं एक हिडन रूम में। वहां पर उनकी सारी ज्वेलरी गहने टेल्स सब रखे हुए होते हैं। इतना ज्यादा सोना देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कहती ग्रैंड मदर ये सब कहाँ से आया। कहती मैंने इतने सालों यहाँ पर बिजनेस किया है, मैं मॉडर्न एरा से आई थी तो मुझे पता था कि कैसे बिजनेस किया जाता है, मैंने डे बाय डे इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है। कहती है लेकिन ये सब आप करेंगे क्या। कहती है कुछ नहीं करना है, लेकिन ड्यूक मैंसन में ये ज्वेलरी और ये सब चीजें मुझे किसी को नहीं देनी है। इधर हम देखते हैं रुआन को, जो सारे नौकरों से कहते हैं कि अब सब तुम मेरे इशारों पर काम करोगे, लेकिन नौकर कह देते हैं कि हम तो तुम्हारे इशारों पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। कहती है तुम लोग जो गरीबों की जिंदगी जी रहे थे ना, अब अमीरों की जिंदगी जियोगे। कहती है अच्छा ऐसे कौन सी बड़ी बात कर दोगी, वैसे भी लेडी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, जो तुमने पहन रखा है ना उससे लाखों गुना ज्यादा तो हम लोगों को दे चुकी हैं, तो आखिर तुम किस बात का घमंड कर रही हो। कहती क्या बकवास कर रही हो। कहती ना तुम्हारे
तुम्हारे हाथ में कड़ा है ना हेयर पिन है। देखो हम लोगों के पास सब कुछ है और ये सब लेडी ने दिया है। आखिर ये प्राइसलेस है, तुम दे भी सकती हो, तुम्हारी औकात भी नहीं है। कहती है लेकिन घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी और तुम लोगों की जो इनकम है वो भी दुगना कर दूंगी। कहती है हम लोगों को कोई भी काम नहीं करना है, अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करो, इतना जान लो। रिवॉर्ड ना तुम अपने पास ही रख लो। सारी दासी हंसते हुए वहां से चली जाती है। रुआन कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखो, बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखते हैं कि ग्रैंड मदर कहती है कि ये सारी ज्वेलरी गहने सब तुम्हारे हैं। कहती है लेकिन क्यों? कहती है क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन ग्रैंड मदर आप प्लीज क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि अब तुम्हारे ग्रैंडफादर और मेरे बीच कुछ नहीं रहा, तो मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। कहती है लेकिन ग्रैंड मदर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, प्लीज मुझे बताओ ना। सारे कागजात है, तुम्हें इनको संभाल कर रखना है और तुम अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीना। कहती मुझे ये सब नहीं चाहिए। ग्रैंड मदर कहती है चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम जिससे शादी कर रही हो उससे ज्यादा पीछे मत पड़ना। याद रखना कि वो तुम्हारे किसी काम का भी नहीं हो सकता है। क्या पता उसने भी दूसरी शादी कर ली हो, इसीलिए अपने आप पर काबू रखना और आदमियों पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना। कहती है ठीक है ग्रैंड मदर। यहाँ पर ग्रैंड मदर अपने कपड़े चेंज करती है और मॉडर्न एरा वाले कपड़ों में आ जाती हैं। जैसे ही मैनर ग्रैंड मदर को देखती है इस अटायर में, कहती है ग्रैंड मदर को मैंने पहली बार देखा, वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। कहती है याद रखो मेरी बच्ची कि प्यार इतना जरूरी नहीं है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना जरूरी है। जब तुम पावरफुल बन जाओगी ना तो प्यार तुम्हारे पास भाग कर आएगा, अदरवाइज ना प्यार बचेगा ना पैसा, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इधर ग्रैंडफादर को सपना आता है कि कैसे वो उन्होंने वादा किया था यंग एज में अपनी वाइफ से, लेकिन आज उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन सभी चीजों को देखकर उन्हें बड़ा पछतावा भी हो रहा होता है। तब तक पीछे ग्रैंड मदर देखती है, कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब याद रखो कि मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं है। कहते प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ रूही, रूही प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उठते हैं तो रुआन कहती क्या हुआ, आप इस तरह क्यों उठ गए? कहते हैं मुझे लग रहा है कि रूही मुझे छोड़कर जा रही है। कहते हैं नहीं जाएगी वो छोड़कर, वो इस एज में कहाँ जाएगी छोड़कर। कहते हैं नहीं फिर भी मुझे डर लग रहा है। कहती सो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सो जाते हैं फिर से। इधर ग्रैंड माँ अब मॉडर्न एरा जाने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन ग्रैंडफादर का दिल घबरा रहा होता है। वो निकलते हैं बड़ी तेजी से बाहर से और इधर ग्रैंड मदर अलविदा कह देती है मैनर को। मैनर बहुत ज्यादा रो रही होती है, ग्रैंड मदर वहां से जा चुकी होती है। ग्रैंडफादर कहते हैं रोही रोही कहाँ पर गई, लेकिन ग्रैंडफादर देख नहीं पाते हैं। कहती है कि ग्रैंडफादर आप जाइए और ग्रैंडमदर को परेशान मत करिए। कहते रूही बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करना है। इस तरह वाला कब से गुस्सा होकर बैठी रहोगे, आखिर एक कुनकुमाइन की ही तो बात है, लेकिन मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा हमेशा। कहती है ग्रैंडफादर आप यहाँ से जाइए, लेकिन ग्रैंडफादर तब भी अंदर जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। मेरे पैरों पर जब गिड़गिड़ा कर माफी मांगोगी ना तभी मैं रूम के अंदर आऊंगा। फिर सोचते हैं कि अभी भी ये नहीं आई, लेकिन वहां से वो चले जाते हैं। मैना रो रही होती है कि ग्रैंडमदर मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आप सच में मुझे छोड़कर चली गई। यहाँ पर नैनी कहती है रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ दूंगी। इधर हम देखते हैं मॉडर्न एरा में, जहाँ पर ग्रैंड माँ को होश आ चुका होता है, लेकिन जो ग्रैंड माँ होती है वो यंग एज में होती है, वो कोमा में चली गई थी, इसी वजह से वो एंशिएंट एरा में थी। सब लोग कहते उठो उठो रूही तुम ठीक तो हो ना। वहां पर जो है रूही का फियांसे भी होता है। कहती वाह मैं तो 18 साल की हूँ सच में, और मेरा फियांसे भी है इतना हैंडसम। मैं अपने पुराने टाइम पर वापस आ गई, और वो ओल्ड बुड्ढा, उसको तो मुझे सोच कर ही घिन आती है। अभी हम देखते हैं कि वो ऑफिस जाती है तो सभी के सभी लोग उसे ग्रीट करने लगती। कहती प्लीज ऐसा मत करो, मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हो? कहती ये बताओ ये लोग मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हैं? कहती है कि मिस आप इतने दिनों से यहाँ पर नहीं थी ना, अब फाइनली आप उठ गई हैं तो सब बहुत खुश है, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। तभी पता चलता है बाहर हेलीकॉप्टर आया है, सब कहते हैं ये क्या है। सारे एनवलप उसकी खुशी में पूरी सिटी में उड़ाए जा रहे हैं। कहती ये कोई ड्रामा चल रहा है या लोग सच में खुशी से पागल हैं। आज हम देखते हैं ग्रैंड मदर का बर्थडे होता है, इस वजह से तैयारी बहुत तेजी से चल रही होती है। सब कहते हैं कि इतना टाइम हो गया ग्रैंड मदर से मिले नहीं, फाइनली ग्रैंड मदर से मिलने का टाइम आ गया है। तभी मैनर आ जाती है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम ग्रैंड मदर कहाँ पर हैं? कहती है कि वो वापस चली गई अपने वर्ड। क्या मतलब तुम बताओगे मुझे? कहती है कि मैंने कहा ना कि वो अपने वर्ड चली गई। यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि बैंक्वेट में आने से पहले वो बहुत नखरे करती है, तो नखरे ही कर रही होगी, करने दो, नखरे खुद ही आएगी। मन में सोचती है कि जब पता चलेगा ना कि सच में चली गई तब रिग्रेट मत करना। अभी हम देखते हैं कि सब लोग बैठे होते हैं। कहती इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी भी जो है मदर आई नहीं। इतने भी ज्यादा नखरे अच्छे नहीं होते हैं, आखिर उन्हें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फादर को। यहाँ
यहाँ पर मैनर कहती है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं एक लड़की भागते हुए आती है और बताती है कि मैनर की आंट को कि आपके हस्बैंड कंकुबाइन ले आए हैं। कहती है क्या मतलब कंकुबाइन ले आए हैं, और ऊपर से वो एक बच्चे की माँ थी। यहाँ पर मैनर हंस रही होती है कि ग्रैंडमदर को कुछ ही दिन गए हुए हैं, सबने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो रो रही होती है उसकी आंट की, देखो तुमने ये क्या कर दिया। उसके फादर कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर एक बच्चे की माँ को तुम ले आए हो जो बच्चा तुम्हारा है भी नहीं। अंकल कहते हैं मैं इससे सच्चा वाला प्यार करता हूँ, वो बच्चा हमें नहीं चाहिए, वो बच्चा बाहर ही रहेगा, लेकिन मैं इसे पूरा सपोर्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर रखूंगा और इसके बिना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कहते हैं यहाँ पर आंट कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैंने तुम पर सच्चा यकीन किया, लेकिन आंख बंद करके यकीन किया, लेकिन आज तुमने मुझे धोखा दे दिया, सारे प्रॉमिस झूठे निकले। बहुत तेज तेज रो रही होती है। मैनर कहती है कि ये सब चीजें तो मुझसे देखी ही नहीं जा रही, सच में ड्यूक मेंशन बर्बाद हो गया है, यहाँ पर सब अपनी मनमर्जी करने लगे हैं। अंकल कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई बच्चा भी नहीं हो सकता है, इतना टाइम हो गया लेकिन बच्चा नहीं हुआ, तब भी मैंने तुम्हें अपने पास रखा, अब क्या मैं कंकुबाइन भी न लूं। ग्रैंडफादर खुद इतने चिल्ला रहे होते हैं कि क्या कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, लेकिन तभी बाहर रोने की आवाज आती है रही होती है और कहते हैं कि जाओ ग्रैंड मदर को बुला कर लाओ। नहीं आती है और कहती है कि ग्रैंड मदर ने आने से मना कर दिया है कि वो तुम्हारे घर का काम है, अब तुम ही हैंडल करो। रुआन आती है, कहती है कि देखो अब इस घर का चार्ज ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये कंकुबाइन लाना चाहते हैं तो लाने दो। तो इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। कहती है कि देखो तुम मुझे लेकर आए हो, आखिर वो उससे प्यार करता है, रहने दो ना, यहाँ पर वैसे भी कोई बच्चा नहीं है, किसी न किसी को वंश बढ़ाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। कहते हैं ठीक है जाओ, इसका बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। दोनों बहुत खुश होते हैं और मैनर वहां पर देख रही होती है घर को बर्बाद होते हुए। अभी हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है, कहता है मदर मुझे प्लीज अंदर लेकर चलो, मैं बाहर कैसे रहूंगा, आप तो अंदर चली गई और मुझे बाहर छोड़ दिया। यहाँ पर अंकल आते हैं, कहते चलो तुम मेरे साथ उस बच्चे को यहीं पर छोड़ दो। वो रो रहा होता है, वो कहता है यंग मास्टर प्लीज मेरी माँ को मेरे साथ रखो ना, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। सब बाहर कह रहे होते हैं कि कितनी गंदी बात है कि बच्चे को बाहर छोड़ दिया, तुम जैसा शेमलेस पर्सन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, आखिर बच्चे के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ग्रैंडफादर कहते हैं ये क्या चल रहा है, आखिर अब ये बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया, तुमने कहा था कि ये बच्चा यहाँ पर नहीं आएगा। कहते हैं कि फादर अब इस बच्चे को यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ, जहाँ पर मेरी वाइफ रहेगी वहीं पर ये बच्चा रहेगा। तब यहाँ पर रुआन कहती है रहने दीजिए ना, इतनी क्या बड़ी बात है। कहते हैं लेकिन तुमने मेरी नजरें सर में से झुका दी हैं। उसकी वाइफ जाती है, कहती है कि हस्बैंड अभी भी मान जाओ। कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, मैं इसी के साथ रहूंगा और इस बच्चे के साथ रहूंगा, और ये दोनों ही अब मेरी फैमिली है और मेरी इस वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। कहती है और मेरा क्या होगा मेरे बच्चे का, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहते हैं अब तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं क्या करूँ, लेकिन अब मेरी जिंदगी इन लोगों में बसती है, तुम्हारे साथ नहीं बसती है। इतने देर में तो आंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, कहता है कि मैं इन लोगों को लेकर जा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि आंट को चक्कर आ रहा होता है कि मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी। आंट जाती है ग्रैंडमदर से मिलने के लिए, लेकिन ग्रैंडमदर उनसे भी नहीं मिलती, तो वो रो रही होती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने आपके बात नहीं सुनी, कि मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि आपको कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन आज मुझे अब एहसास हो रहा है ग्रैंडमदर कि आपको सच में कितना दुख हुआ होगा। इधर हम मॉडर्न एरा में देखते हैं रूही को, जहाँ पर उसका फियांसे कहता है कि आज इतने टाइम बाद तुम्हें होश आया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो क्या, मेरी तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। लेकिन आदमियों पर भरोसा कर पाना अभी रूही के लिए थोड़ा मुश्किल था। कहती मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं शादी के बारे में बाद में सोचूंगी। तो उसका फियांसे कहता है ठीक है जब मन करे तब तुम मुझे बता देना, मैं तो जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कहती मेरी शादी हो चुकी है। कहता है क्या मतलब। कहती हाँ मेरे 2 बच्चे भी है। कहता है कि ये क्या मतलब हुआ। वो जाकर बताती है कि जब मैं कोमा में थी तब मैं एंशिएंट एरा में गई थी, वहां पर मेरी एक लड़के से शादी हुई थी, 40 साल हम दोनों साथ में रहे, लेकिन उसके बाद उसने शादी कर ली। अच्छा कोई बात नहीं, एंशिएंट एरा में जो हुआ वो जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी हो, मैं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। कहती है नहीं अभी मैं इन सब चीजों पर नहीं सोच सकती, मैं अपने पास्ट को सोचकर मुझसे रोमांस भी नहीं किया जाएगा, वैसे भी मुझे अपने करियर पर फोकस करना इम्पोर्टेंट वही है। कहते हैं ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, मैं बस इंतजार करूंगा। वहां से जो है वो चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि मैनर बैठी हुई होती है और वो अपनी ग्रैंड माँ के बनाए हुए जो है फोटोग्राफ को देख रही होती है कि सच में मॉडर्न एरा कितना ज्यादा आगे बढ़ गया। ग्रैंडफादर फिर से आते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, आखिर तुम कब बाहर निकलोगी। कहते हैं कम से कम मेरी शादी को ही याद रख लो, मेरे प्यार को याद में रख लो।
अंदर मैनर बैठी हुई होती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडफादर कहती है कि बस कुछ टाइम और उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या खो दिया है ग्रैंडफादर। अभी हम देखते हैं मैनर रास्ते से जा रही होती है, वहाँ पर उसकी दासी भी धक्का लगता है। तभी पता चलता है कि जो है प्रिंस आ गए हैं। अपने बाल संभालने लगती है कि फाइनली प्रिंस आ गए हैं, उनकी भी उससे शादी होने वाली है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं प्रिंस पहले से ही एक दूसरी वाइफ ले आए हैं। कहती है कि अरे रास्ते से जा रही थी तो टकरा गई। इस तरह प्रिंस को दूसरी वाइफ के साथ देखकर यहाँ पर जो है मैनर का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो कहती है कि सारे के सारे आदमी सब एक जैसे हैं, किसी को एक औरत में सुकून ही नहीं मिलता है। देखो तो तुम भी दूसरी औरत ले आए। कहता हाँ, तो मेरे पैरों की धूल के बराबर हो। अगर शादी करना चाहती हो ना तो मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, तब तुम्हारी इसके साथ शादी होगी। उसे अपने ग्रैंड मदर की बात याद आती है कि ग्रैंड माँ ने कहा था कि प्यार इतना भी जरूरी नहीं है। फिर वो थोड़ा अपने आप को संभालती है, कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आगे से मेरे रास्ते में मत आना। कहते क्या कहा तुमने, क्लियरली जरा बोलो। कहते हैं कि बहुत पहले ही बोल देना चाहिए, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना भी नहीं शामिल करूंगी। वहां से वो जाने लगती है तो तुरंत ही प्रिंस तलवार निकाल लेते हैं और उसके बाल काट देते हैं। बाल काटते हैं क्योंकि वो एक नोबल प्रिंसेस है। प्रिंस डर जाते हैं कि नोबल प्रिंसेस के बाल काटना मतलब ये एक अपराध है। नीचे बैठ जाते हैं कि मुझे माफ करना। कहती है कि मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे पर्सन से कहा था कि शादी करने के लिए। यहाँ पर ओल्ड अंकल बोलते हैं कि आप यहाँ से चलिए, आपको इस आदमी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। कैरेज में बैठ जाती है, बात करके कहती है कि इसकी दोनों टांगे जरा सा तोड़ दो। वहाँ पर प्रिंस को बहुत मारा जाता है, लेकिन ग्रैंडफादर मैनर को बहुत मारते हैं कि तुम्हारी प्रिंस से शादी होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दिया। क्या तुम मेरा नाम इस तरह से डुबाओगी। कहती है रोहन कहती है ऐसा मत करो मैनर के साथ, वो अपनी ग्रैंड मदर के नक्शे कदम पर चल रही है, इसी वजह से शायद ऐसा हुआ। ग्रैंड मदर ने देखो अपनी ग्रैंड डॉटर को कैसे पाला है। कहती है कि ग्रैंडफादर आपसे तो अच्छा ही पाला है, कम से कम आप जैसे रिबल तो नहीं थी जो अपने साथ अपने बच्चों को भी बिगाड़ रही थी। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसने दूसरी शादी कर रखी होगी। माँ कहती तुम ऐसी बकवास नहीं कर सकती हो। कहती है माँ आप मेरी माँ है भी या नहीं है, आप इस तरह मुझे कैसे फोर्स कर सकती है। कहते हैं कि शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चलो जल्द से जल्द और कपड़े पहन लो। ग्रैंड मदर से मिलने चलते हैं। ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है तो बार बार कह रही थी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मैनर बाहर निकलती है, कहती है कि ग्रैंड मदर अपने वर्ड जा चुकी है। कहते हैं नहीं जाएगी, वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं जा सकती। मैं कितनी बार कहूँ वो आएगी मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए, आखिर अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जाएगी। इधर हम रूही को देखते हैं जो उसकी मदर होती है। कहती है तुम कितनी पतली हो गई हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए, लो तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। मतलब मॉडर्न एरा में उसे इतना प्यार मिल रहा था जिसे उसने सोचा भी नहीं था। अभी वो पूरे कपड़ों की फैक्ट्री में ही जैसे पहुंच जाती है। कहती ये क्या है। वहां पर उसकी माँ उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही होती है कि खा लो। कहती माँ मैं बच्ची नहीं हूँ, आप खाओ ना। इतना प्यार देकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम क्या मामला क्रिएट कर रहे हो और किसको बेवकूफ बना रही हो। उसकी माँ भी कहती है कि तुम यहाँ पर बेवकूफ मत बनाओ, बताओ ग्रैंड मदर कहाँ पर गई। कहती है वो गई मतलब गई, मैंने फिगर आउट करने में देर कर दिया, लेकिन वो सच में चली गई। कहता है नहीं होगा ऐसा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें प्रिंस से शादी करनी पड़ेगी। कहती है ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहां पर वो कपड़े पहन कर आती है एकदम व्हाइट व्हाइट कपड़े देख कर सब कहते हैं ये क्या कपड़े पहन कर आई हो। कहती है मैं इनमें कंफर्टेबल नजर आ रही हूँ। इधर सबके चेहरे देख कर कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से मैनर समझ जाती है कि ये सब दोगले हैं, ये सब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ग्रैंड मदर के जाने के बाद इन सब के असली चेहरे सामने आ गए हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। इधर इंतजार किया जा रहा होता है कि मैनर आए मैनर आए। वहाँ पर क्वीन मदर बैठी हुई होती है। कहती है कि शादी करने के लिए व्हाइट ड्रेस। कहती है हाँ मैंने कहा ना कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। कहते हैं ठीक है चलो फिर शादी की तैयारी की जाए। लेकिन वहां पर वो कहती है कि शादी तो तब होगी ना जब पता चलेगा कि प्रिंस ने ऑलरेडी शादी कर रखी है, उसके साथ वो रातें भी बिता चुके। कहते तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने शादी ही कर लिया और मैंने उसके साथ रातें बिताई हैं। वहां पर उसके कपड़े खोल देती है। कहती है ओहो हेवन भी देख रहा है तुम्हारी इन गंदी हरकतों को, अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने शादी की या नहीं की। कहते ये कोई एविडेंस नहीं होता है। कहती यही तो एविडेंस है, मैं और एविडेंस दे देती हूँ। वहां पर वो बहुत सारी एरियोटिक पिक्चरें ले आती है जो असल में प्रिंस की और उस लड़की की होती हैं और ये मैनर ने बनवाया था। कहती है सब लोग अपनी आंखों से देख लो, प्रिंस का तो काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है, कितना घटिया प्रिंस है। कहता है मदर ऐसी कोई बात नहीं, ये सब मुझे प्रवोक कर रहे हैं। कहती है तुम्हारी जैसी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये शादी कैंसिल होती है।
क्वीन मदर वहाँ से चली जाती हैं। कहते हैं कि सच में ये लड़की होशियार थी जो बच गई, वरना इस प्रिंसेस से शादी करनी पड़ती। वहाँ पर प्रिंस के ऊपर अपना पैर रगड़ कर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। ग्रैंड मदर ने मेरे लिए ड्रेस रखी थी और ये हील्स और ये चप्पल भी, तो याद रखो कि मैं इन्हीं से तुम्हें परेशान कर सकती हूँ। मैं ना वापस आ रही होती तो रुआन उसके ऊपर पानी डाल देती है। कहती है कि तुम जैसी डॉटर का इसी तरह यहाँ पर स्वागत होना चाहिए, रेजिडेंस में तुम्हें एंटर करने की सलाह नहीं दी जाती है। कहती है अब कुत्ते भौंकेंगे भी क्या। तब तक पीछे से पता चलता है कि जो उसकी आंट है ना, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उनका बच्चा, वो प्रेग्नेंट थी, शायद उनका मिसकैरेज हो गया था। कहती है किसने किया। कहती मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ के बच्चे ने। रुहान कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर अभी वो मारने लगते हैं उस बच्चे को कि तुमने ये क्या किया मेरी वाइफ के साथ। वो उसको बहुत मारते हैं। तो कहती है कि इससे गलती हो गई होगी, बच्चा है। लेकिन वहां पर आंट के बच्चे को बचाया नहीं जा सकता था, उनका मिसकैरेज हो गया। कहती है कि आप यहाँ से चली जाइए, मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप अपना बिजनेस शुरू करिए। कहती है लेकिन हस्बैंड के बिना कैसे जिंदगी जीऊंगी। कहती है आप जी सकती है, आप बहुत ही टैलेंटेड है। ग्रैंड मदर भी तो टाइम ट्रेवलर थी, आप भी जाइए अपनी जिंदगी गुजारिए। अभी हम देखते हैं कि अंकल रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो कहती है कि अंकल ये देख लीजिए आपकी वाइफ ने आपको डाइवोर्स दे दिया। कहते हैं नहीं डाइवोर्स देगी, आखिर हर कोई डाइवोर्स क्यों देना चाहता है, मेरी वाइफ तो बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं देगी। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो डाइवोर्स देकर चली गई तो खुद देते से रोने लगते हैं। उसकी माँ कहती है कि चलो अच्छी बात है, अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूंगा, अब ये सारा घर मेरे कदमों पर चलेगा। कहती है कि क्या मदर आप कुछ ज्यादा ही नहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कहती है आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आखिर बाहर वाले लोगों के लिए यहाँ पर कौन सी जगह है, अब मैं इस घर की मुखिया बन गई हूँ। अभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर उस बच्चे को एक थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर इन लॉ ने अपना बच्चा खो दिया। कहते हैं कि फादर माफ करिएगा लेकिन मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। वो तीनों नीचे बैठकर माफी मांग रहे होते हैं कि जो मैनर का भाई होता है ना, वो भी शादी करके आ गया होता है। उसके फादर उसको खूब मार रहे होते हैं कि तुमने ये किसको ले आए हो यहाँ पर। कहते हैं कि फादर ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली और मैं इसी से शादी करूंगा। उसके फादर कहते हैं ये सब क्या चल रहा है इस घर में। कहते हैं कि ग्रैंडफादर सच में आप कंकुबाइन लाए हैं तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ग्रैंडफादर को अब यकीन हो जाता है कि उन्होंने सच में इस घर का सारा काम ही बिगाड़ दिया। अब वो मैनर को पकड़ कर लेकर जाते हैं। कहते हैं चलो ग्रैंड मदर से बात कराओ चल के। नैनी आके आ जाती है लेकिन मैनर इशारा करती है कि रास्ते से हट जाओ। अंदर देखते हैं कि ग्रैंड मदर है ही नहीं। कहती ग्रैंड मदर तो जा चुकी हैं अपने वर्ड, मैंने 5-6 बार आपसे कहा लेकिन आपने यकीन ही नहीं किया, तो मैं क्या करूं। ग्रैंडफादर को अब एक एक बात याद आ रही होती है और खुद तेते से रो रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो छोड़कर नहीं जा सकती। अंकल रो रहे होते हैं, ग्रैंडफादर, सभी लोग रो रहे होते हैं। बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है कि वो कहाँ जाएगी आखिर। लेकिन अब यहाँ पर उससे भी बड़ा खतरा आ गया था कि कितने लालची लोग हैं। इवन उसकी माँ भी और रुआन अब आपस में मिल जाते हैं कि ग्रैंड मदर चली गई लेकिन उनका सारा खजाना सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम उसकी यही सारी जिम्मेदारी हम लोगों को दे दो। उसके फादर अंकल सभी यही कह रहे होते हैं कि ड्यूक मेंशन का वो खजाना है तो हमको दे दो, आखिर हम लोग अच्छे से संभालेंगे। अंकल भी कह रहे होते हैं, ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि दे दो। कहती है मैं नहीं दूंगी, ग्रैंड मदर मुझे देकर गई है तो वो सब कुछ मेरा है। कहते हैं कि क्या मतलब, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। कहती है मेरा है मतलब मेरा है, तो उस पर मेरा नाम लिखा है। यहाँ पर हम देखते हैं मैनर बैठ जाती है कि ड्यूक रेजिडेंस अब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पता चलता है कि सिटी में ना प्लेग फैल गया है। तो रुआन कहती है कि मैंने जो है उसका इलाज करने के लिए जड़ी बूटी दे दी है, देखना अब हम लोगों को उसके लिए रिवॉर्ड भी मिलेगा। सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि हाँ सही बात है, रिवॉर्ड मिलेगा। इतनी देर में मैनर आती है, कहती है कि मैं ये सब चीजें नहीं देख सकती। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुमने सारा खजाना नहीं दिया तो तुम इस घर से चली जाओ, तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। कहती है ठीक है, मुझे इस घर में रहना भी नहीं है, मुझे इस घर से जाना है। रुआन कहती है चिंता मत करो। यहाँ पर मैनर हंस रही होती है, तभी पता डे केयर आ जाता है। सब नीचे बैठ जाते हैं खुशी से कि डे केयर आ गया, डे केयर आ गया। लेकिन डे केयर में लिखा होता है कि जो जड़ी बूटी दी गई थी उसकी वजह से और लोगों की जान चली गई, इसी वजह से पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाएगा। जब पूरी फैमिली को पकड़ कर ले जाया जा रहा होता है तो मैनर कहती है कि मेरा इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं। इनोज कहते हैं कैसे। कहती है ये बुक है, इसमें से मेरा नाम कट कर दिया गया है। इनोज कहते हैं ठीक है, अगर यही बात है तो तुम्हें नहीं ले जाया जाएगा, बाकी सब लोग जेल में चलो। ग्रैंडफादर कह रहे थे ये सब क्या हो गया मेरे घर को, आज वो घर पर अकेली खड़ी थी। इधर हम ग्रैंड मदर को देखते हैं जो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ हलचल सी हो रही होती कि मैनर की जिंदगी में कुछ दिक्कत आ गई है। कहती मुझे जाना ही पड़ेगा। कहते कहाँ जा रही हो, मुझे भी ले चलो।
इधर हम देखते हैं कि जो प्रिंस होते हैं ना वो मैनर को सबक सिखाना चाहते थे, इसी वजह से उस पॉइजन का जिम्मेदार पूरी ड्यूक फैमिली को बनाया था। कहते हैं कि अब मरो तुम लेकिन वो मैनर को देख लेते हैं कि अच्छा ड्यूक मेंशन में तुम अकेली बची हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे खिलाफ मर्सी तो नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे की ग्रैंड मदर आ जाती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है मैनर का। कहती है मैं ग्रैंड मदर, कहती है ग्रैंड मदर आप इतनी यंग कैसे हो गई, मैं आप वापस आ गई। वो गले मिल जाती है लेकिन बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। कहती है मैं इन सबकी हालत सही कर दूंगी, याद रखो कि तुम्हें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ग्रैंडफादर जैसे अपनी यंग एज वाली वाइफ को देखते हैं भाग कर जाते हैं। कहते तुम आ गई। रुआन कहती है आप किसके पीछे पड़े हैं, जाने दो ना। सब बैठकर माफी मांग रहे होते हैं कि माफ कर दो माफ कर दो, लेकिन वो माफ नहीं करती है। ग्रैंडफादर कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो। इधर हम देखते हैं प्रिंस को अपनी नई वाइफ के साथ वक्त बिता रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर मैनर आ जाती है। मैनर को देखकर प्रिंस कहते हैं कि सही टाइम पर आई हो, चलो आओ आज तुम मेरी रात रंगीन कर दो। लेकिन ग्रैंड मदर भी आ जाती है। कहते अब ये कौन सी लेडी है, कहते वही जो तुम समझ नहीं सकते हो। वहां पर उसे कोड़ा लेकर बहुत ही ज्यादा मैनर मारती है। ये कहती हम सबके जाने का टाइम आ गया है, इस एरा में इन लोगों के साथ रहना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। वहां पर ग्रैंडफादर सब लोग बैठ बैठ कर रो रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। कहती है माफी तो नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं मैनर को, अपनी दासी को और ओल्ड अंकल को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, तुम सब यहीं पर रहो। यहाँ पर उसका फियांसे भी आया हुआ होता है, सब एक साथ उस एंशिएंट एरा से चले जाते हैं। इधर मैनर कहती है कि सच में इस एरा में तो कितनी फ्रीडम इक्वालिटी सब कुछ है, लेकिन ड्यूक मेंशन में तो लड़कियों को पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती थी। कहती है वहां की बातें अब मत करो, अब बस तुम यहाँ के हिसाब से जियो, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी, हम दोनों बहुत आगे तक जाएंगे। कहती ठीक है ग्रैंड मदर, और वो दोनों अपनी लाइफ फ्रीली जीने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।